तो मित्रों, स्वागत है नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा था और देखा था कि नेहरू जी ने उसमें कैसे बड़ी बड़ी बातें कह के सुनाई थी 13 दिसंबर 1946 को खड़े होके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और वो सारी बातें हो चुकी है, अभी नई बातें करेंगे हम। तो अब आज जो टॉपिक है वो है कि चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 जब हम पढ़ रहे थे कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो अंग्रेजों ने बनाया था उससे क्या फ़र्क पड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, क्या चेंजेस आए उसके स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्मेशन में, उसके सारी वर्किंग में। तो वो इस पैराग्राफ में हम समझेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट who had stayed away from the constituent assembly gradually joined it. On April 28, 1947, representatives of 6 states were part of the assembly. After the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947, the partition of the country, the representative of most of the other princely states took their seats in the assembly. तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि हम जब स्टार्ट में पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी और रिप्रेजेंटेटिव्स को 93 सीट्स दी गई थी, है ना। देखो यहाँ पे ये 93 सीट्स जो हमने देखा था 389 में इन प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। तो प्रिंसली स्टेट स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होना चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, पहले तो प्रिंसली स्टेट वाले क्या सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं, अंग्रेज कहीं नहीं जाने वाले, अंग्रेज इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेजों ने वो एक्ट ही पास कर दिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत की आज़ादी अधिनियम, तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेज तो ये एक्ट पास करके चले गए सच में, और भारत का विभाजन भी कर दिया गया, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया। इसका मतलब भाई अब तो अंग्रेज जाएंगे, पक्का हो गया ये। तो इन्होंने सोचा कि पहले तो हम जो सोच रहे थे अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें किसी ना किसी के साथ तो मिलना ही पड़ेगा। तो ये एक्ट पास होने के बाद में, इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट पास होने के बाद में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी 1946 यानी 46 में बन गई थी, ये एक्ट उसके एक साल बाद में 47 में पास हुआ। तो ये एक्ट पास होने के बाद में अधिकतर जो प्रिंसली स्टेट थे यानी राज्य रजवाड़े थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आके बैठ गए कि भाई अब जब होने ही वाला है, जो जिसको हम रोक ही नहीं सकते, हमारा राज जो है इनको दिख गया कि जाने ही वाला है, तो क्यों ना उस असेंबली में बैठ के जितना बचाया जा सके उतना बचाएं। हमारे लिए, खुद के लिए भी वहाँ पे कुछ प्रोविजन बनवा दें। हमारे भी तो 93 लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे। तो इन्होंने सबने जाके वहाँ पे असेंबली में अपनी अपनी सीट पकड़ ली जो इन्होंने पहले खाली छोड़ रखी थी। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। मुस्लिम लीग के भी दो टुकड़े हो गए कि पहले तो मुस्लिम लीग पूरा, क्योंकि अखंड भारत था तो पूरी मुस्लिम लीग एक ही थी, लेकिन अभी टुकड़े हो गए भारत के, एक पाकिस्तान हो गया, एक इंडिया हो गया। तो जो मुस्लिम लीग के मेंबर इंडिया में रह गए, जो इंडिया वाले साइड में रहते थे, वो मुस्लिम लीग अलग हो गई और पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग अलग हो गई। और इंडिया साइड वाली मुस्लिम लीग के मेंबर ने भी जाके असेंबली में अपनी सीट को पकड़ लिया। तो मतलब जिन जिन लोगों ने पहले नाक चढ़ा रखी थी कि हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, वो सभी असेंबली में आके बैठ गए और जो सीटें पहले खाली थी वो सीटें भरी भरी दिखने लग गई। ये किससे हुआ? ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से हुआ, क्योंकि इसने एक कन्फर्मेशन दे दी कि भाई अंग्रेज तो अब गए, तो अपना तो अपने को खुद ही करना पड़ेगा, असेंबली में बैठ के अपने लिए आवाज़ खुद को ही उठानी पड़ेगी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। असेंबली के पोजीशन में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्या मेजर चेंज किए? तो 3 मेजर चेंज किए। कौन कौन से? फर्स्ट देखते हैं। द असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरन बॉडी विच कुड फ्रेम any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. ये हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये अधिकार दिया कि भाई आप जो है एक सोवरेन बॉडी हो, यानी खुद अपने मन से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहो बना सकते हो। सोवरेन का मतलब मैंने बताया ना, अब इंग्लैंड की या इंग्लैंड के राजा की या इंग्लैंड की सरकार की आप पे नहीं चलेगी। आप अपने मन से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहो बना सकते हो, और आप चाहे जो अंग्रेजों के कानून को रखना चाहो तो रखो, हटाना चाहो तो किसी भी कानून को हटा भी सकते हो। उसमें भी आप पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बैन बंदिश नहीं है, आप एकदम स्वतंत्र हो। ये उस एक्ट ने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इससे वो असेंबली पावरफुल बन गई। दूसरी बात क्या हुई? द असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इन अदर वर्ड्स, 2 separate functions were assigned to the assembly, that is making of the constitution for free and for free India and enacting of ordinary laws for the country. अब जो ये असेंबली है, ये देखो इसके 2 रोल हो गए असेंबली के। देखो मैं बताता हूँ तुमको, चलते अपन अपने नोट्स वाले पे, बहुत देर हो गई गए नहीं थे। तो भाई ये जो असेंबली है, असेंबली यानी लोगों का जमावड़ा, ये 2 हो गई भाई। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली के रूप में ये काम कर रही थी, ठीक है। और दूसरा फिर ये लेजिस्लेचर के रूप में भी काम करने लगी। लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया वो संस्था को लेजिस्लेचर बोला जाता है जो किसी देश के लिए कानून बनाती है, लॉज कानून बनाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बना रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो बड़ी प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा फिर देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, हमने मान ली बात। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक देश कैसे चलेगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे अलग अलग कानून बनाने पड़ते हैं। तो फिर इसी को अंग्रेजों ने, आपने ध्यान दिया हो तो चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर भी दे दी कि आप जो भी चाहो वो कानून नया बनाना चाहो वो भी बना सकते हो भारत के लिए। तो असेंबली तो भाई एक ही थी, आदमी भी उसमें सेम थे। तो वो क्या करते थे, एक दिन तो वो बैठते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चर्चा किस पे होती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन शामिल करें क्या नहीं करें। और एक दिन वो कैसे बैठते थे? वो लेजिस्लेचर के रूप में बैठते थे। यहाँ पे क्या चर्चा होती थी कि भाई हमारे देश में अब किस कानून की जरूरत है, इस कानून की जरूरत है, यहाँ पे ये परिस्थिति बनी हो तो इसके लिए ये कानून पास कराओ, ये कराओ। वहाँ पे कानून बनते थे एक बार उसी जगह पे सेम आदमियों के साथ में। और जब वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में बैठती थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि संविधान बनाया जाता था, जब लेजिस्लेचर के रूप में बैठती थी तो कानून यानी कि लॉज बनाए जाते थे। लेकिन जो इनके इनके प्रेसिडेंट होते थे, जो इनके हेड होते थे, यानी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में बैठेगी तब तो राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में जब ये सारे बैठेंगे तब तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आरपी इसके प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन जब ये लेजिस्लेचर के रूप में बैठेगी तब भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे प्रेसिडेंट, तब कोई और प्रेसिडेंट होगा। कौन होगा? देखो, दीज टू टास्क्स वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज, यानी अलग एक दिन पे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के रहेगी और दूसरे दिन पे ये रहेगी बन के क्या? लेजिस्लेचर। Thus, the assembly became the first parliament of the free India Dominion legislature. पार्लियामेंट पहली कौन बनी भारत की? ये असेंबली जो संविधान बनाने वाली थी, क्योंकि पार्लियामेंट उसी को बोलते हैं जो कानून बनाती है। तो ये संविधान तो बना ही रही थी, उसके साथ कानून भी बना रही थी। तो भाई ये बन गई फर्स्ट पार्लियामेंट भारत की, यानी कि संसद। Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जब भी असेंबली संविधान बनाने के लिए बैठते थे, यानी सब लोग आज ऐसे घुसते अंदर तो सब बोलते कि आज हम संविधान बनाएंगे, तो संविधान बनाएंगे तो राजेंद्र प्रसाद को बुलाया जाता है कि आप बैठो जाके चेयर पे, प्रेसिडेंट जो हेड है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसकी चेयर पे आप बैठो। तो जब भी संविधान बनाया जाता तब तो भाई चेयर कौन बन करता? राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट बनते। लेकिन व्हेन इट मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। लेकिन जब कानून बनाते थे, यहाँ पे देखो जब ये कानून बनाते थे, जब ये लेजिस्लेचर के रूप में बैठते थे तो यहाँ पे जीवी मावलंकर जो है, मावलंकर, ये इसके चेयरमैन बनते थे। और जब ये संविधान बनाते थे तो राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बनते थे। यानी दो अलग अलग आदमी अलग अलग सिचुएशन में सेम असेंबली को संभालते थे, और वो सेम असेंबली के दो अलग अलग नाम भी हो गए थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती तब तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते, और जब उसको कानून बनाना होता तब उसको बोलते लेजिस्लेचर। तो वही लेजिस्लेचर बनी हुई थी और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी, और वही भारत की पहली संसद थी, पहली पार्लियामेंट थी, ठीक है। These two functions continued till November 26, 1949, when the task of making the constitution was over. यानी नवंबर 26, 1949 को जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार नहीं हुआ तब तक ये असेंबली दो रूप में काम करती रही। एक जैसे वो नहीं अपरिचित नहीं रखी क्या, कि एक साइड तो वो एकदम भोला भोला रहता है, दूसरी साइड अपरिचित बन जाता है। तो वैसे ही एक साइड तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली थी, दूसरी साइड कानून बनाने वाली असेंबली थी। एक के ही दो रूप थे और उन दो रूपों में अलग अलग लोग हेड करते थे। जब ये संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती तो राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन बनते थे, और जब ये लॉ बनाती, कानून बनाती, लेजिस्लेचर के रूप में काम करती तो जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे, ठीक है। तीसरे नंबर का देखते हैं। The Muslim League members hailing from areas included in Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the Cabinet Mission Plan. अब ये बोल रहे कि साहब मुस्लिम लीग भी पहले उसमें जुड़ी हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब तक कि भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले ये बन गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मुस्लिम लीग के आदमी भी उसमें थे। तो टोटल नंबर सीट कितने थे? 389 थे टोटल नंबर। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान वाले जो मुस्लिम लीग वाले थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो अब नंबर तो कम होगा ना, कुछ लोग चले गए तो वो थोड़ी अब यहाँ पे रहेंगे, वो अपनी पाकिस्तान की असेंबली में बैठेंगे। तो भाई नंबर कम होके हो गया इसका 299, ठीक है। The strength of the Indian provinces from formerly British provinces was reduced from 296 to 229 and those of princely state from 93 to 70। तो ये इनमें भी यही चीज हुई कि भाई जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनमें भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो वो घट गए। प्रिंसली स्टेट थे यानी राज्य रजवाड़े थे, उनमें
भी कुछ राजे रजवाड़े पाकिस्तान की भूमि में चले गए तो वो भी घट गए, तो सबकी जो है स्ट्रेंथ यानी कि नंबर कम हो गए पाकिस्तान के बंटवारा होने की वजह से। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। नंबर रटना चाहो तो रट सकते हो, रटने का काम यहाँ पे ज़्यादा है। द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन December 31, 1947 इज शोन इन द टेबल। तो ये मेंबरशिप भी दिखा रहा है कि हर स्टेट में कितने मेंबर थे। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो इसको मत रटना, लेकिन किसी को चुल लग रही है कि नहीं मैं तो सब कुछ रटूंगा तो इसको भी रट सकते हो। टेबल दी हुई है नीचे इस बुक में, उस टेबल में जाके रट सकते हो। Other function performed. In addition to the making of the constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the following function. क्या क्या फंक्शन इसने Constituent Assembly ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के और कानून बनाने के अलावा परफॉर्म किए? तो भाई देखो ये परफॉर्म किए। इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ये डेट भाई, ये 3-4 डेट है ना, ये बिल्कुल याद रखनी है। तो इस असेंबली ने भारत की ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप को रेटिफाई किया कि हाँ भाई हम भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे आज़ाद होने के बाद भी। जिसका मैंने बताया कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बने। तो ये कब हुआ? कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई कब किया गया? मई 1949 यानी मई 1949 को, ठीक है। इट अडोप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। 22 जुलाई 1947 को भारत का तिरंगा जो आज हम देखते हैं वो इन्होंने अडोप्ट किया कि ये हमारे देश का अब झंडा होने वाला है, ठीक है। इट अडोप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। जनवरी 24, 1950 को 3 काम किए। एक तो नेशनल एंथम अडोप्ट की, एक नेशनल सॉन्ग अडोप्ट किया और राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद वही है जो कि जब वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे, वही राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बन गए पहले। तो जनवरी 24, 1950 को ये 3 काम किए गए, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना। ये 3 काम हुए 24 जनवरी 1950 को, और 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा अडॉप्ट किया और मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप अडॉप्ट की। तो इनको याद रख लेना कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, क्योंकि ऑप्शन बना के पूछ सकता है कि इनको क्रम वाइज जचाओ कि कौन सा काम पहले हुआ। जैसे बोल देगा तिरंगा अडॉप्ट किया, फिर नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप स्वीकार की, तो इनको फिर ऊपर नीचे जचाओ, सेट करो, है ना। तो याद होना चाहिए कि सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था तिरंगा अडॉप्ट 1947 में, उसके बाद हुआ था कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप 1949 में, और उसके बाद में 1950 में हुआ था तीनों काम। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने और उसके अलावा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। ओके, तो ये डेट याद होनी चाहिए। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 months and 18 days. The constitution makers had gone through the constitution of about 60 countries and the draft constitution was considered for 114 यानी कि 114 days. The total expenditure incurred on the making of the constitution amounted to rupees 64 lakhs. तो छोटी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे खर्चा आया वो तो आया 64 लाख रुपए, ठीक है। कितने दिन तक बैठे सारे लोग, जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठे, कितने दिन तक चर्चा की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? तो भाई 11 तो सेशन किए, यानी 11 बैठकें की गई, 11 बार बैठे वो लोग। और कितने कितने ओवर 2 year, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो इसको 21118 है ना, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल सिटिंग हुई, 11 सेशन हुए। सेशन बहुत दिन तक चलता था, एक सेशन ऐसे एक दिन नहीं चलता था, तो इसीलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन 11 सेशन हुए। और टोटल 60 देशों का संविधान पहले पढ़ा उन लोगों ने, उसको समझा, उसका एनालिसिस किया, जो जो अच्छी चीज़ लगी वो कॉपी पेस्ट करके हमारा संविधान कॉपी पेस्ट करके बना दिया गया, ठीक है। और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फाइनल ड्राफ्ट जो बनाया गया सबको कॉपी पेस्ट करके भाई ये अब हमारा होगा, वो 114 दिन उसमें लगाए गए और 64 लाख का खर्चा किया गया। ये सब चीज़ें याद करने वाली है, छोटी एग्जाम में पूछी जा सकती है, कर सकते हो। ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। जनवरी 24, 1950 ये वही है जब राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्या बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया राष्ट्रपति, जिस दिन हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अडॉप्ट किया गया, ये वही डेट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। फाइनल सेशन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जनवरी 24, 1950 को हुआ। इट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52। तो ये जो जनवरी 26 है जिसको हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन से
अडॉप्ट किया गया, इस दिन से लागू किया गया, जनवरी 26 1950 से, जनवरी 26 1950 से। और जनवरी 26 1950 से क्यों किया गया वो भी आएगा। इस डेट को इसीलिए रिपब्लिक डे बनाते हैं क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चालू होगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी काम करती रही, क्यों? क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुए हैं देश में। अब क्योंकि हमारा संविधान बन चुका है, संविधान बन चुका है, ठीक है, लागू हो चुका है। अभी संविधान के हिसाब से चुनाव होंगे, चुनाव होंगे, फिर उसमें कई लोग चुन के आएंगे, फिर वो सरकार बनाएंगे, फिर देश अपनी सरकार चलाएगा। तो इतने दिन जो इसमें टाइम लगेगा उतने दिन देश कौन संभालेगा? तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही बोला, क्योंकि इसको भी इनडायरेक्टली चुन के ही भेजा गया था कि भाई तुम इतने दिन और सरकार संभाल लो। तो इन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेके 51-52 के चुनाव पूरे होने तक देश की पार्लियामेंट के रूप में और काम किया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। भंग नहीं हुई थी ये, इसने और आगे तक काम किया। चलो नीचे चलते हैं। और ये जो डेट है ना, इस डेट को कांग्रेस ने 1930 में लाहौर के अधिवेशन में, ना लाहौर के अधिवेशन में, जिसके जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, 26 जनवरी इसीलिए लेके आए गए। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार हो गया था नवंबर में ही पिछले साल के 1949 के, लेकिन फिर भी 26 जनवरी का वेट इसलिए किया गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको मनाया गया था। तो इस 26 जनवरी का महत्व था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। जिन लोगों ने बलिदान दिया उन सब लोगों ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में इसको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसीलिए इस दिन को चुना गया कि भाई इस दिन का बड़ा महत्व है हमारे पूरे संग्राम में, हमारे पूरे अभियान में। तो इस दिन को ही हम अपना संविधान भी लागू करेंगे। तो नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फिर वेट किया गया 26 जनवरी का, और फिर 26 जनवरी को उसको पूरा लागू किया गया। थोड़ा बहुत नवंबर में लागू हो गया था, बाकी का 26 जनवरी को लागू किया गया। ठीक है, अब ये है कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखते हैं कितने मिनट की वीडियो हो गई। मिनट हो गए 16, तो और पढ़ सकते हैं अपन। चलो देखो, कुछ कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। असेंबली में बहुत सारे लोग थे। अब इतने सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो उनको छोटी छोटी कमेटियां उनकी बना दी गई, और कमेटियों में 5-5, 10-10 लोगों को बिठा दिया गया, और उनको बोला कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना, सबको एक एक काम दे दिया। तो इससे काम भी फास्ट हुआ और लोगों को भी काम मिल गया। ठीक है, और छोटे छोटे ग्रुप में बैठे तो आराम से डिस्कशन भी आराम से बैठ के कर लिया, शोर शराबा भी कम रहा। तो कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके बारे में इसने बताया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ कमेटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। वही बता रहा हूं मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो अलग अलग कामों को अलग अलग कमेटियों में बांट दें, इसके लिए कमेटियां बनाई गई। आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमेटीज एंड अदर्स वर माइनर कमेटीज। द नेम ऑफ दीज कमेटीज एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो। 8 मेजर कमेटी थी, यानी कि जो बड़े महत्वपूर्ण मामले होते हैं उनके लिए 8 कमेटी बनाई गई, उनको बोला गया मेजर कमेटी। और बाकी बहुत सारी माइनर कमेटी भी थी, है ना। माइनर कमेटी यानी छोटे मोटे कामों के लिए कमेटियां बना दी, उनको माइनर कमेटी बोलते हैं। हम इन मेजर कमेटियों को तो बिल्कुल याद करके रखेंगे, बिल्कुल रट के रखेंगे, इनके नाम, इनके कौन अध्यक्ष थे उनके नाम। माइनर कमेटी तुम्हारी इच्छा है, तुम याद करो मत करो, वो तुम्हारी इच्छा है। तो देखो, मेजर कमेटी ये है, ये इतनी कमेटी है, 8 कमेटी है, तो इनके नाम तो भाई याद रखने हैं। अब मैं कुछ ट्रिक्स जरूर बता सकता हूँ याद रखने के लिए। यूनियन पावर कमेटी, अब देखो पावर सारी नेहरू जी ने रख रखी थी अपने पास में, है ना। तो यूनियन पावर कमेटी का कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन और पावर दोनों पे नेहरू जी ने बहुत हाथ रखा हुआ था अपना, उसको छोड़ ही नहीं रहे थे वो। तो भाई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल का मतलब हो गया जो स्टेट, है ना, और स्टेटों को जोड़ने का काम किसने किया था? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का कमेटी का भी कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का तो आंख बंद करके किसी को पूछोगे तो बता देंगे बी आर अम्बेडकर, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर यहाँ पे ये चेयरमैन के नाम दिए मैं कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन था। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। तो फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटी पे, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया पे एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे अपने वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार पटेल। ठीक है। इसकी सब कमेटी भी थी, इनको याद करना चाहो कर लो, मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती नहीं तो मैं तो बताऊंगा नहीं, है ना। वैसे इस बुक में या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बुक है तो बुक में पढ़ सकते हो, रट सकते हो, हर चीज़ रट सकते हो बुक में। लेकिन कई चीज़ें होती है, देखना पड़ता है कि भाई कितने हम रट सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट नहीं होता, एग्जाम में बहुत सारे होते हैं, तो मेन चीज़ याद कर लो, इन सब चीज़ों को छोड़ो। ठीक है। तो माइनॉरिटी ट्राइबल राइट्स, इनके कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, तो रूल वूल की तो भाई अपने राजेंद्र प्रसाद जी संभालते थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद ने रूल के साथ में स्टेयरिंग भी संभाला हुआ था, तो स्टेयरिंग भी देखो ये कौन राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, रूल कमेटी राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, ये जवाहरलाल नेहरू है। तो देखो प्रोविंशियल कमेटी जो थी ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसमें तो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बात याद रखना। ये 8 हो गए। माइनर कमेटी भाई देख लेना, याद करने तो कर लेना। मुझे तो लगता नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी है, मतलब इतना टाइम लगाओगे, इतना रटोगे और एग्जाम में इतना पूछा भी जाता, तो मैं तो छोड़ रहा हूँ इस माइनर कमेटी को।
ड्राफ्टिंग कमेटी जरूर देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। और इस कमेटी ने क्या किया था, इस कमेटी, ये बीच में बैठी थी कमेटी, है ना, सभी कमेटी, ये देखो मान लो बहुत सारी कमेटियां हैं, है ना, बहुत सारी कमेटियां ये। अब इन सब कमेटियों को छोटे छोटे काम सारे कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित दे दिए कि भाई तुम इस हिस्से को संभालो, तुम इसको, तुम इसको, तुम इसको। फिर इन्होंने उन सारी चीज़ों में रिसर्च करने के बाद जो भी इनकी रिसर्च का रिजल्ट होता है वो ड्राफ्टिंग कमेटी को ये देते हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी बीच में बैठी है, ये सब अपना काम करके इसको पकड़ाते हैं कि भाई हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया इस देश का, इसमें ये अच्छी अच्छी चीज़ें, इसमें ये अच्छी चीज़ें, देखो ये भी शामिल करो, वो भी शामिल करो, सारे काम करके इसको देते हैं। फिर ये लास्ट में उन सबके किए हुए कामों को एक साथ जोड़ के ड्राफ्ट बनाती, पूरा एक पेज पे उसको सब चीज़ों को लिखती, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। Among all the other committee of the Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee set up on August 29, 1947. अगस्त 29 1947 को, यानी कि आज़ाद होने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया। इट वॉज द कमेटी दैट वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर। देवर 7 लोगों को मिला के ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और इसका काम था कि नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना है इनको, है ना, कि ये सबसे राय मशवरा जो भी दे रहे हैं वो सब लेके एक जगह लिख के पूरा एक अच्छी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, ये इनका काम था। और B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। तो एक मेंबर तो हो गए, 7 मेंबर में एक मेंबर तो हो गए B.R. अम्बेडकर। और कौन था, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे इसके चेयरमैन, इसके सदस्य, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, TT कृष्णामाचारी थे, ठीक है, TT कृष्णामाचारी थे। तो भाई ये नाम तुमको याद रखने होंगे। एक ट्रिक मैं बता सकता हूँ, अगर वो ट्रिक के लिए भी तुम्हें एक नाम पता होना चाहिए। TN सेशन तो जो थे, TN सेशन का किसी ने नाम सुना हो, TN सेशन, अब स्पेलिंग उनकी यही पता नहीं, ये हमारे कोई टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर हुआ था, बहुत फेमस आदमी है ना। तो TN सेशन ने नड्डा को बुलाया, नड्डा को ने बीजेपी के जो अभी नेता है, तो TN सेशन ने नड्डा को बुलाया। ये एक ट्रिक है, याद कर लो। टी का मतलब क्या हो गया, देखो TT कृष्णामाचारी, एन का मतलब हो गया एन माधव राव, सेशन से एस का मतलब हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन का मतलब नड्डा में एन का मतलब क्या हो गया गोपाल स्वामी अयंगर, ए का मतलब क्या हो गया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी का मतलब क्या हो गया डॉक्टर KM मुंशी, और डी का मतलब क्या हो गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। इस तरीके से याद करना चाहो कर लो, और बाकी तुम्हारा कोई दिमाग लगाना चाहो वो भी लगा लो। तो ये याद करने पड़ेंगे ना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी और मेजर कमेटी वाले तो चेयरमैन सबको याद करने ही पड़ेंगे तुमको, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके देख लेता हूँ मैं, इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा, कंसेप्चुअल चीज़ें कम है। द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमिटीज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was published in February 1948. The people of India were given 8 months to discuss the draft and propose amendment. तो बोला कि साहब ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारा अपना काम करने के बाद में 1948 की फरवरी महीने में फर्स्ट ड्राफ्ट जो है फर्स्ट ड्राफ्ट प्रस्तुत किया अपना, कि भाई ये हमने ये बनाया है, अब इसको देखो। और 8 महीने तक भारत के सभी जगहों पे उसको प्रचारित किया गया, लेके जाया गया, अलग अलग लोगों ने उसको पढ़ा और उनसे सजेशन मांगे गए कि ये हमने जो ड्राफ्ट बनाया है ये आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, आप इस पर कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट, criticism and suggestion, the drafting committee prepared a second draft which was published in October 1948. और फिर जब ये फरवरी में बनाया गया फर्स्ट ड्राफ्ट, लोगों को दिखाया गया और लोगों ने इसमें सजेशन दिए कि हमें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो उस कमेंट्स के आधार पे इसमें वापस सुधार किए गए और सुधार करके दूसरा ड्राफ्ट निकाला गया। ड्राफ्ट कुछ ही नहीं है, जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं होती ना तो उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका था, बन के लोगों के सामने भेजा गया, लोगों ने बोला कि ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, तो उन बदलावों को किया गया, फिर दूसरी बार बना के भेजा गया, फिर वापस से देखो committee prepared a second draft which was published in October 1948. The drafting committee took less than 6 months to prepare the draft. It all set for 141 days. ड्राफ्टिंग कमेटी 141 दिन तक उसने बैठ के मीटिंग की और 6 महीने से कम में इन्होंने पूरी ड्राफ्ट जो अपने बना दिया, यानी बहुत फास्ट काम किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है। अभी इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो ये कुछ एक चीज़ें है वो याद जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे कि ड्राफ्टिंग फर्स्ट ड्राफ्ट कब पब्लिश किया गया, एकदम घटिया एग्जामिनर होगा ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी पूछ लेता है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट UPSC के हिसाब से तो नहीं है, सिविल सर्विस के हिसाब से नहीं है, लेकिन बाकी जो छोटी छोटी स्टेट PSCs है उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, उसमें कुछ पता नहीं होता। तो एक ध्यान रखना बस कि भाई 1948 फरवरी के आसपास फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया था, अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट हो गया था, 141 डेज इन्होंने लिए थे। क्योंकि ये जो बुक है लक्ष्मीकांत, इसमें फालतू की चीज़ें बहुत कम दी
दी हुई है, अगर ये यहाँ पे लिखे हुए ना ये डेट, तो इसका मतलब किसी ना किसी एग्जाम में इन्होंने पूछा है और फिर उसी हिसाब से बुक को अपडेट करते टाइम पे नई चीज़ें बुक में जोड़ दी जाती है जगह जगह पे, ताकि तुम्हारे पास बहुत सारे नॉलेज आ सके। तो ये चीज़ों को एक बार देख लेना ढंग से। और ये चीज़ें याद करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि ये देखो माइनर कमेटी में तुम याद कर रहे हो, या फिर नीचे दिया हुआ स्टेट, कितनी स्टेट का क्या रिप्रेजेंटेशन था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, वो नंबर याद कर रहे हो, तो वो तो मुझे लगता नहीं वैल्यू फॉर टाइम जो तुम दे रहे हो, टाइम के हिसाब से तुम्हारी कोई वैल्यू होगी। बाकी ये जो मेजर कमेटी है इनके चेयरमैन हो गए, और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कितने दिन काम ली, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना खर्चा आया, कितने दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई, ये सारी चीज़ें जरूर याद करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम देखेंगे आज इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऊपर जो नंबर 1 लिखा हुआ रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।